लास्ट वीडियो में हमने यूनिवर्स के बारे में जाना था कि किस तरह से ये एक्सपैंड कर रहा है और ये बात हमारे भविष्य के बारे में क्या कहती है। बट फ्रेंड्स, ऑनेस्टली कोई चीज कैसे काम करती है ये हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उन्हें तोड़कर ये न देख ले कि किस तरह उनमें लगे एक एक कंपोनेंट फंक्शन कैसे करते हैं। और इसीलिए बचपन में हमेशा मुझे डांट भी पड़ती थी जब भी कोई नया खिलौना मुझे मिलता था। मैं उसे हमेशा खोलकर पता लगाने की कोशिश करता था कि वो किस तरह काम करता है। और बिल्कुल इसी तरह फ्रेंड्स, यूनिवर्स में मौजूद सभी चीजों का निर्माण किसी न किसी तरह के यूनिट से हुआ है, जिनके कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट और मोशन से हमारी दुनिया इस तरह काम करती हुई दिखाई देती है। जैसे हमारा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और वही कोशिकाओं का निर्माण अलग अलग तरह के एटम्स के जुड़ने से हुआ है और इन एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। तो असल में यूनिवर्स को इनडायरेक्ट रूप से यही छोटे छोटे कण कंट्रोल कर रहे हैं। एटम्स की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है और यहाँ कई तरह के अजीबोगरीब घटनाएं घटती है। इस वर्ल्ड को हम कहते हैं क्वांटम रेल्म, जो सुनने में थोड़ा साइफाई सा लगता है, राइट? एटम्स के इस दुनिया के रूल बुक का नाम क्वांटम फिजिक्स है, जो हमारे नॉर्मल वर्ल्ड से बहुत अलग है। रोजमर्रा की सभी चीजें क्लासिकल फिजिक्स के नियमों को फॉलो करती है, जैसे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, थर्मोडायनामिक्स, जनरल रिलेटिविटी एटसेट्रा। क्लासिकल फिजिक्स हमारी दुनिया के बहुत सारे पहलुओं को नियंत्रित करता है, बट क्वांटम रेल्म में यह बुरी तरह से फेल हो जाता है। क्लासिकल फिजिक्स, जो कि एक डिटर्मिनिस्टिक थियरी है, के मुताबिक फ्यूचर में होने वाली सभी घटनाएं काफी हद तक फिक्स्ड होती है। मानो जैसे हमारी लाइफ के सारे इवेंट्स किसी कॉस्मिक बुक में पहले से ही चैप्टर्स के रूप में लिखे हुए हैं। तो क्या सच में हमारी लाइफ में होने वाली सभी इवेंट्स पहले से ही डिसाइडेड है? यानी हमारे बैड डिसीजंस हमारे नहीं बल्कि यूनिवर्स के कारण है, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, राइट? और यही आता है क्वांटम फिजिक्स रेस्क्यू पर। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक चीजें डिटर्मिनिस्टिक जरूर है, बट कुछ हद तक। सो फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल इसी चीज के बारे में जानेंगे क्वांटम फिजिक्स की मदद से। क्या किस्मत जैसी कोई चीज सच में होती है, या क्या हमारा जीवन सच में किसी कॉस्मिक बुक में लिखे हुए चैप्टर्स की तरह है, जो सिर्फ हमें ये इल्यूजन देता है कि हम कंट्रोल में हैं अपनी लाइफ के। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे इस एपिसोड से। 20वीं सदी के अंत के करीब विज्ञान को कई हिस्सों में बांटा जा चुका था। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स इत्यादि, और इन सभी थियरीज पर साइंटिस्ट अटूट विश्वास रखते थे। अब साइंस का दी एंड होने वाला था, ऐसा काफी सारे साइंटिस्टों को लगता था। इस वक्त सिर्फ कुछ ही एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिनके बारे में हमें सच में कुछ नहीं पता था, लाइक रेडियो एक्टिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लासिकल फिजिक्स इन एक्सपेरिमेंट्स को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। आखिर हो क्या रहा है? एक्सपेरिमेंट और थियरी के बीच इतना बड़ा डिसएग्रीमेंट था जो आज तक दोबारा नहीं देखा गया। इन सभी इंसिडेंट्स ने हमारे हाथों को बंद कर दिया और हमें एक नई और बेहतर थियरी को खोजने के लिए मजबूर कर दिया। इस नई थियरी को आज हम क्वांटम थियरी या क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि किसी ड्रंक फिजिसिस्ट ने इसे सिर्फ मजे के लिए लिख डाला, ये सोचकर कि चलो करके देखते हैं, मजा आएगा। 19वीं सेंचुरी के एंड में जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने थर्मल रेडिएशन में एक अजीब दिलचस्पी लगा ली। इस समय हम दुनिया को क्लासिकल फिजिक्स की नजरों से देखते थे और इसीलिए इस सवाल को प्लैंक ने क्लासिकल मैकेनिक्स के थर्मोडायनामिक्स की मदद से हल करने की कोशिश की। थर्मोडायनामिक्स के नियम हमें ये बताते हैं कि अगर हम किसी चीज को हीट करेंगे तो वो रेडिएशन यानी लाइट देने लगता है, और इसे आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा। बचपन में जब भी हम 100 वॉट वाला इनकैंडेसेंट बल्ब यूज करते थे, सो यही बल्ब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फिलामेंट को इतना ज्यादा हीट कर देता था कि वो विजिबल लाइट रिलीज करने लगता था और हम कहते हैं लो, बल्ब जल गया। जब करंट फिलामेंट से पास होने लगता है तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है और इसी हीट की वजह से उस फिलामेंट से येलो कलर का ग्लो आने लगता है, जो उसके फिलामेंट की टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ व्हाइट कलर में बदल जाता है। और फ्रेंड्स, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम था। प्लैंक को ये समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ यही व्हाइट कलर क्यों, और इसके पीछे के लॉजिक जानने के लिए जब प्लैंक ने थर्मोडायनामिक्स के रूल्स को अप्लाई किया और जो रिजल्ट उन्होंने पाया उसने सभी के होश उड़ा दिए। थर्मोडायनामिक्स कहता है कि सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग टेम्परेचर पर थर्मल रेडिएशन रिलीज करते हैं, बट ये रेडिएशन एक खास लॉ को फॉलो करते हैं। बट जब प्लैंक ने उस लॉ की मदद से टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, जो कोई ऑब्जेक्ट थर्मल रेडिएशन की मदद से हमेशा खोता रहेगा, तो उन्होंने पाया कि ये इन्फिनिट आ रहा है। अगर ऐसा होता तो हमारे यूनिवर्स का टेम्परेचर अभी इन्फिनिट होता। और यही नहीं, ये प्रेडिक्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी वायलेट कर रहा था। इस डिजास्टर्स फेलियर के बाद प्लैंक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक आजमाई। बिल्कुल उसी तरह जब बचपन में हमसे कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी तो हम पीछे से आंसर देखकर सॉल्व करते थे। प्लैंक को ये तो पता था कि रियल इक्वेशन कैसी दिखनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने एक हाइपोथेसिस की मदद से उस रिजल्ट को अचीव किया। प्लैंक को इस वक्त थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जो छोटी सी हाइपोथेसिस रखी थी उसका फ्यूचर में बहुत बड़ा योगदान होगा। कुछ साल बाद 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लैंक के इसी हाइपोथेसिस के जरिए दी फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारे रूल और कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसे क्लासिकल फिजिक्स से अलग बनाते हैं, बट इन सभी में सबसे बड़ी भूमिका द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निभाता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्वांटम फिजिक्स के फोरफादर हाइजेनबर्ग ने 1926 में दिया था। ये इक्वेशन इस बात का प्रमाण था कि हमारी दुनिया और क्वांटम रेल्म बहुत ही अलग दुनिया है। हम हमारी फिजिकल दुनिया में जब चीजों को मेजर करते हैं तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जब क्वांटम रेल्म में किसी पार्टिकल के पोजीशन को पहले मेजर किया जाता है तो वो उस पार्टिकल के मोमेंटम को इफेक्ट कर देता है, और इसी वजह से हम एक साथ किसी भी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते। बट फ्रेंड्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा नहीं कहता कि अगर आप पार्टिकल की पोजीशन या मोमेंटम को मेजर करने जाओगे तो आपकी मशीन ही खराब हो जाएगी या आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। ये एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसी मेजरिंग डिवाइस को इन्वेंट करना इम्पॉसिबल है जो किसी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली मेजर कर सके। हाँ, हमारी डिवाइस एक नंबर जरूर देगी ये बताते हुए कि पार्टिकल कहाँ है और किस गति से जा रहा है, बट मेजरमेंट के प्रोसेस में उसकी ओरिजिनल स्पीड और पोजीशन अफेक्टेड हो जाएगी जस्ट बिकॉज हमने उसे मेजर किया किसी मेजरिंग डिवाइस के रेडिएशन के जरिए, और इस वजह से आप 100% सर्टेनिटी से नहीं कह पाओगे कि पहले वो पार्टिकल कहाँ था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमारे यूनिवर्स पे बहुत ही गहरा प्रभाव है, और इसी के साथ सालों पुराना फिलोसॉफिकल क्वेश्चन किस्मत या लक के बारे में कि क्या ये सच है कि फ्यूचर पहले से ही डिसाइडेड होता है, हमें इन सवालों पर एक नया नजरिया मिल गया। क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें किसी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करने से रोकती है, इसी वजह से हम जो भी प्रेडिक्शन करेंगे फ्यूचर के बारे में वो भी गलत ही होगा। और अगर हम विज्ञान की मदद से ही फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाए तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि किस्मत जैसी कोई चीज सच में नहीं होती है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें फ्यूचर में जाने से रोकता है क्योंकि हमारे पास पास्ट की 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसीलिए हम क्वांटम फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी का उपयोग करते हैं। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी को खास इसीलिए माना गया है ताकि हम कम इन्फॉर्मेशन वाले केसेस में बेहतर डिसीजंस ले सके। हर एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा, और क्वांटम फिजिक्स हर पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी के जरिए एक नंबर असाइन कर दिया है। ये आइडिया आइंस्टाइन को थोड़ा भी पसंद नहीं आया था। उनके मुताबिक यूनिवर्स में होने वाले सभी चीजों को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और अपने बात को रखने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। लेकिन दूसरे साइंटिस्टों को इस बात से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो सिर्फ इस बात से खुश थे कि एटलीस्ट हमारी थियरी सही तरह से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर खरी उतर पा रही है। क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट में लाइट का बहुत बड़ा रोल है, और इसी डेवलपमेंट के सीरीज ने लाइट के प्रॉपर्टी पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। सालों पहले थॉमस यंग ने अपने इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट में यह दर्शाया था कि लाइट एक वेव है, और वही प्लैंक और आइंस्टाइन ने लाइट को एक पार्टिकल के रूप में देखा था। तो नेचुरली पूरी दुनिया अब कंफ्यूज थी कि आखिर लाइट है क्या, वेव या फिर पार्टिकल। इस सवाल का जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं था, और आज भी लोग इसके जवाब को ढूंढ रहे हैं। इस टॉपिक पर सभी के अलग अलग विचार है, बट फ्रेंड्स, इस बात से सभी एग्री करते हैं कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, और ये कैसे बिहेव करेगा इस बात का डिसीजन एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे हम उनकी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को टेस्ट करते हैं। लुई डे ब्रॉली ने लाइट के वेव पार्टिकल ड्युअलिटी वाले आइडिया को दूसरे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के लिए भी डेवलप किया, और इस वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को एक्सपेरिमेंटली कई बार टेस्ट किया जा चुका है। तो आखिर ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी सिर्फ क्वांटम रेल्म में ही क्यों होता है? सो वेल, इसके पीछे का कारण है मैस। रियल वर्ल्ड में चीजों का मास बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से उनका वेव एस्पेक्ट डीकोहेरेंस नाम की प्रोसेस की वजह से छुप जाता है। इंटरेस्टिंग, राइट? और इसीलिए क्वांटम दुनिया हमारी फिजिकल रियलिटी से काफी अलग है। लेकिन फ्रेंड्स, ब्रह्मांड के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब इलाके हैं जो हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए मिस्टीरियस रहे हैं। आप इन्हें ब्लैक होल्स के नाम से जानते हो, और वो क्या है और किस मिट्टी से बने हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये सभी बहुत ही गहराई में आप इस सीरीज के अगले वीडियो में जानने वाले हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में जो है ब्लैक होल्स एंड सो ब्लैक।